नमस्कार दोस्तों, यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छे से और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अब करीब आ रहा है। ठीक है, और इस टाइम जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, चल रहा है। तो अभी तो फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है। सेकंड फेज़ का भी अगर आपको आगे जिसका भी एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में है ग्रुप डी का, वो अपना चेक कर सकते हैं। उनका एग्ज़ाम सीटी और डेट दिखा रहा है। और जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेट में भी बैठेंगे, तो आप हमारा ये वीडियो कम्प्लीटली देखिए, पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपके सिलेबस में पॉइंट मेंशन है जीएस का, हम सारा आपको कवर करा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये अभी हमारी थियोरी की क्लासेस चल रही हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारा ये जब थियोरी की क्लासेस फिनिश होंगी तो उसके बाद हम सभी जितने भी टॉपिक है उन सबके हम प्रैक्टिस यहाँ पे करवाएंगे। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में जा कर के अच्छा महसूस करेंगे। बहुत ही आपको इससे बेनिफिट भी मिलने वाला है। मतलब आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन छपा रहेगा, आपको नया नहीं लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से। आपको ऐसे लगेगा कि आप उस क्वेश्चन से फैमिलियर हैं। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। अब देखेंगे तो हम अभी तक आपने जो क्लास हमारा देखा है तो लगभग हिस्ट्री अब फिनिश मतलब होने वाला है, क्योंकि हमने प्राचीन इतिहास का जितना भी टॉपिक मेंशन है सभी कर लिया है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में हमने मुगल वंश को पूरा फिनिश कर दिया हुआ है। और अब हम दिल्ली सल्तनत के जैसे जो आपके दिल्ली सल्तनत में जो भी गुलाम वंश हो गया उसकी स्थापना हमने देखा, उसको कंप्लीट कर लिया। फिर खिलजी वंश कंप्लीट किया है। अब जो आज का हमारा क्लास है ये तुगलक वंश है। ठीक है, तो तुगलक वंश से में जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनके समय पे जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं उन सभी को हम आपके सामने आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट हम यहाँ पे चीज़ों को लेकर के आए हैं और आप बिल्कुल टू द पॉइंट देखेंगे और यहाँ से ऐसे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर अपने सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। तो अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो इसके पहले अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जाइए प्ले लिस्ट में। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जा कर के आप हमारे वीडियो को वहाँ से देखना शुरू करिए। इसके पहले जो हमने देखा तो खिलजी वंश का जो क्लास है वहाँ पर पूरा कंप्लीट लिया हुआ है। तो खिलजी वंश के बाद स्टार्ट होता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश स्टार्ट होता है। तो अगर हम तुगलक वंश का ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जो ओवरऑल जो टाइम पीरियड है ये कितना है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक है। ठीक, तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलता है ना। अगर हम इसमें इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का अगर हम देखेंगे तो 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक इसका पूरा शासनकाल रहता है। अब आइए इसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले मैंने बताया था कि तुगलक वंश का जो स्थापना था यह गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। कब किया था? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को किया था इसने। उसके बाद देखें तो गयासुद्दीन तुगलक का इसका वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक, गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम था। अगर और आगे बढ़े तो गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे 29 बार मंगोलों के आक्रमण हुए थे और इतने 29 बार मंगोलों को परास्त किया था। तो यहाँ से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन के काल में, किस शासक के शासनकाल में 29 बार या फिर सबसे अधिक बार मंगोलों के आक्रमण हुए थे? वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं सारी और इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हुए चलिएगा, रेड करते हुए चलिएगा। पहली बार अगर हम देखें तो गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई जो कार्य था वो और कुएँ और नहरों का निर्माण इसने करवाया था। ये आपका लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में फिर किसानों के लिए फिर कृषि कार्य को विकसित करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए उसने कुएं और नहर का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था, पहली बार अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहली बार किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बार या सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो आपका वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अभी हम आगे उसको देखेंगे, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इसको कंफर्म कर लें। पहली बार किसने
सिंचाई के लिए कुएं या नहरों का निर्माण किया था वो गयासुद्दीन तुगलक था, और सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने किया था वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, आइए हम देखें। अब दिल्ली के समीप अफगानपुर में लकड़ी से निर्मित एक महल बनाया गया था। ठीक है, और वहाँ पे संबोधन करने के लिए आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक। संजोगवश उस महल के ढह जाने से, ठीक है, और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की, और वो जो महल बनाया गया होता है उसका पुत्र होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है जौना खां। ठीक, जौना खां उसका पुत्र होता है, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा उस महल को बनाया गया होता है। तो जब गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो उसकी जो प्रजा होती है वो विद्रोह कर देती है, और सारा ब्लेम गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का उस किस पे निकालती है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां पर, कि जौना खां ने साजिश के साथ अपने पिता की मृत्यु की है। ठीक, तो ये शॉर्ट में कुछ स्टोरी था उसका। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी, लकड़ी के महल को गिर जाने से हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद उसका पुत्र आएगा जो मैंने आपको भी बताया, जौना खां जिसका नाम था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए, अब आगे देखिए तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये आपको याद रखना है कि किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और किसके लिए कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक, अब जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र है, जिसको पहले या बचपन में उसको जौना खां के नाम से जाना जाता था, अब वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। अब वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बनेगा, और इसका अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1325 से 1351 ईस्वी तक चलता है। कब तक चलता है, 1325 से 1351 ईस्वी तक चलता है। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं इसके शासनकाल में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 1325 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा दिल्ली के। उसके बाद इसका वास्तविक नाम आपको पता ही चल गया है कि जौना खां था। ठीक है, अब आगे देखें तो दिल्ली के सभी सुल्तानों, मोहम्मद बिन तुगलक जानते हैं सर्वाधिक विद्वान और योग्य शासक था। ये आपको लाइन याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान, सबसे शिक्षित कौन सा शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील या रक्त पिपासु कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसे आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एजुकेटेड, बहुत वेल एजुकेटेड व्यक्ति होता है, शासक होता है, लेकिन उतना ही ये डिसीजन लेने में फेल होता है। ठीक है, क्योंकि जब ये डिसीजन लेता है किसी योजना को बनाने की, कोई कार्य करने की, तो उस डिसीजन के पीछे उसको अच्छी तरीके से ये एनालिसिस नहीं करना होता था। जो ये करता था तुरंत उस पर एक्शन ले लेता था, और उसका खामियाजा क्या होता था, इसे उसका पूरा उसका जो अनएडवांटेज है मिलता था। और इसके कारण इसके शासनकाल में जो इसकी प्रजा थी वो पूरी तरीके से इसके विरुद्ध हो गई थी, इसके गलत डिसीजन लेने के कारण। तो इसके इसी गलत डिसीजन लेने के कारण इसे एक और नाम से जाना जाता है, स्वप्नशील और रक्त पिपासु। क्या, स्वप्नशील और रक्त पिपासु। ठीक है, समझ में आई बात आपको। आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे बढ़े तो इसमें देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 23 जो इसका प्रांत था, जो साम्राज्य था, 23 प्रांतों में डिवाइड हुआ था। कितने, 23 प्रांतों में डिवाइड हुआ था पूरा इसका साम्राज्य। ओके, अगर हम देखें आगे तो इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे, और एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। इसको आप 3 बार टिक कर लीजिए। आप इसको स्टार बना के आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे देखें तो पहले दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। जब ये दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करता है तो किसान बहुत परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता है, और अगर मान लीजिए उनका कहीं उत्पादन नहीं हुआ अच्छे से कृषि में तो वो परेशान हो जाता है कि वो टैक्स कहाँ से दें। तो इस तरीके से जो किसान थे वो भी इसके विरुद्ध हो गए थे। तो जो इसने कर में वृद्धि करा था तो इसका बहुत ही एक पहला मुख्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, और अगर आप यूँ देखेंगे तो एक बहुत ही अहम डिसीजन था, लेकिन उसमें ये अनसक्सेस रहा। अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर हम दूसरा नंबर देखें तो दूसरे में क्या था, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, ये राजधानी परिवर्तन करता है। तीसरा क्या है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू करता है ना।
सांकेतिक मुद्रा का पतन शुरू करता है उस टाइम होता क्या है, इसके द्वारा एक मोहर बनाई जाती है और उस मोहर के द्वारा उस सिक्के पर थप्पा लगाया जाता है और इसके वो थप्पा लगा करके फिर वो सिक्के जो वो चलाए जाते थे। उसके बाद हुआ क्या, इसके जो मोहर थी ना उसका कॉपी कर लिया गया। इसके शासनकाल में जो लोग रहते थे, मतलब जो इसके साम्राज्य में जो लोग रहते थे, उन्होंने कॉपी कर लिया और वो खुद से ही अब वो लगे मोहर अपने घर पे बना के और अपने लगे चलाने। इस तरीके से मार्केट इसका पूरा डैमेज हो गया और इसका डिसीजन फेल रहा। तो अगर हम देखेंगे खुरासान और कराचील का अभियान भी इसका बहुत ही गलत साबित हुआ। तो इस तरीके इसके 4 कार्य हुए। कौन कौन से कार्य थे, 4 जो अनसक्सेस रहे थे। पहला आपका दुआब में कर वृद्धि, रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आपका क्या है, राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान एवं कारीचल का अभियान। ठीक है, तो इस तरीके से इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि 1333 ईस्वी में एक मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, ठीक है, इसके शासनकाल में आया था। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था 1333 ईस्वी में। अगर हम इब्न बतूता की बात करेंगे तो इसने रिहला नामक पुस्तक लिखा था जिसमें सल्तनतकालीन प्रशासन और डाक व्यवस्था की बात कही गई थी या फिर इसका वर्णन किया गया था। ठीक, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और 1333 ईस्वी में आया था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था रिहला। और रिहला में इसने दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका वर्णन किया था और उसके साथ साथ जो डाक व्यवस्था थी उसका वर्णन किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता के रिहला में, जो रिहला नामक पुस्तक है, रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है, तो डाक व्यवस्था का और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगर हम देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठट्टा नामक एक स्थान के निकट हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। और इसके मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, क्योंकि इसके गलत डिसीजन के वजह से जो भी इसकी प्रजा थी वो भी बिल्कुल त्रस्त हो गए थे कि ये हमारा कैसा राजा मिल गया है और कैसा डिसीजन ले रहा है। क्योंकि आपको पता है जो भी राजा होते हैं, ठीक, या फिर अगर यूँ कहिए आप जिस देश में रहते हैं, आपके देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, हर तरीके से सर्वे सर्वा वही होता है, वास्तविक शक्तियाँ उसी के पास होती हैं। सपोज करिए अगर वो ऐसे कुछ डिसीजन लेने लगे तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। अब वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो भुगतेगा नहीं, भुगतेगा कौन, जो वहाँ की प्रजा होती है, जो जनता नहीं, हम लोग। अगर मान लीजिए हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा डिसीजन ले और वो अनवांटेज हो जाए तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, हम लोगों को। तो इसीलिए जो भी शासक होता है बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेता है कि ऐसा ना हो कहीं हम इसमें फेल हो जाएं तो आगे फिर बहुत समस्या हो जाएगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस तरीके से कुछ नहीं सोचता था, जो मन में आया उसको तुरंत एक्शन में ले लेता था और इस तरीके से उसकी प्रजा थी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, परेशान हो गई थी कि क्या कर रहा है भाई, है ना। तो ये चीज़ है। तो जैसे इसकी मृत्यु होती है तो बदायूनी कहता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, चलिए, तो कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दक्षिण में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे और इनके द्वारा दक्षिण में विजयनगर की स्थापना की जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में विजयनगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। कब की गई थी, 1336 ईस्वी में की गई थी। किसके शासनकाल के दौरान की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान की गई थी। यहाँ से आपके 4-5 फैक्ट बनेंगे। ठीक, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से पूरा टकटकी लगा के देखते रहिए और सुनते रहिए, बिल्कुल फोकस करके, है ना। अगर हम आगे बढ़ें तो इसके द्वारा दीवान कोही नामक एक विभाग था, उसकी स्थापना की गई थी और ये किससे संबंधित था, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान कोही क्या था। एक तो आपसे विभाग का जो संबंध है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसे किसने बनाया था, किसने स्थापित किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए दीवान कोही कौन बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका संबंध किससे था, कृषि से था। ठीक, इसका संबंध कृषि से था, दीवाने कोही का संबंध कृषि से था। क्या, दीवाने कोही का संबंध कृषि से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला शासक आता है और ये है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक की अगर आप बात देखेंगे तो 1351 से 1388 ईस्वी तक चलता है। 1351 से
1388 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 1351 से 1388 ईस्वी तक। अब आगे देखें हम, अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अब फिरोज शाह जानते हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, दिल्ली का सिंहासन संभालता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो फिरोज शाह तुगलक का जो अभिषेक था सर्वप्रथम इसने ठट्टा में किया था और बाद में इसने दिल्ली में किया था। ठीक, सबसे पहले ठट्टा में, फिर बाद में दिल्ली में किया था। उसके बाद इसने 24 प्रकार के जो कर थे उसको समाप्त कर दिया था और ये बहुत ही कष्टदायक कर थे। तो 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त करने वाला कौन सा शासक था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त करके इसने 5 प्रकार के कर लगाए थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के कर लगाए थे। ये भी आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन से 5 कर थे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो टैक्स जो लगाए गए थे वो किससे संबंधित थे, किससे लिया जाता था, ये आपको जरूर याद देखना है और याद रखना है इसको। देखिए, एक उष्र प्रकार का कर था, उष्र एक प्रकार कर लिया जाता था और ये किससे लिया जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर था। ठीक है, जो उस्र था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अगला अगर हम देखें तो खराज कर हम बात करेंगे तो गैर मुसलमानों पर यह धार्मिक कर था। खराज किस प्रकार का कर था? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। गैर मुसलमान मतलब यानी हिंदुओं से ये लिया जाता था। ठीक है, तो ये खराज हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। अगर हम खम्स की बात करें तो लूट मार यानी लूट के द्वारा जो प्राप्त हुए धन होते थे उसे खम्स कहा जाता था। ये सारे पे जानते हैं, सभी जो आपको 5 दिखाई दे रहे हैं इन सभी टैक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सभी ये टैक्स पे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि कौन सा टैक्स किससे लिया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होता था, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो खम्स लूट का प्राप्त धन होता था। ज़कात की बात कर लें तो मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ठीक है, मुसलमानों पर धार्मिक कर था। और जजिया यानी गैर मुसलमानों मतलब ये हिंदुओं पर धार्मिक कर था। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा कर लूट से प्राप्त होता था या फिर कौन सा कर धार्मिक कर था। सपोज करिए जैसे आपने अगर ये देखा यहाँ पे मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था ज़कात, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जजिया। अगर उसके बाद ये कहे कि इन दोनों को ये किनारे कर दे और ये पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा धार्मिक कर था। ठीक है, तो आपका ये दोनों ज़कात और जजिया दोनों धार्मिक कर थे। ठीक, अगर ऑप्शन में दोनों दिख जाए तो अगर ए भी करके सेट किया रहेगा, मतलब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको टिक करना है। अगर दोनों में से कोई एक दिया हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़कात दिया तो ज़कात हो जाएगा धार्मिक कर, और जजिया दिया है तो जजिया आपका धार्मिक कर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब हम अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जानते हैं ये जो एक प्रकार का, मान लीजिए ये कर तो लगाए गए थे, ठीक है, लेकिन इसके द्वारा एक और नया कर लगाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन था, ये आपका नया कर था कौन सा? सिंचाई कर। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक प्रकार का नया कर सिंचाई कर लगाया गया था। और ये कितना उपज का कितना होता था? 1/10वां भाग होता था ये। ठीक, 1/10वां भाग इसका देना होता था सिंचाई कर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो रहा होगा। और इसके द्वारा मेरठ और टोपरा से अशोक के जो स्तंभ लेख थे, ठीक, जो मेरठ और टोपरा में वो स्तंभ लेख थे अशोक के, उसको इसने कहाँ लाया था? दिल्ली ले आया था। ठीक, उसने इसे कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। अगर हम देखें तो इसके द्वारा 300 नगरों की स्थापना की गई थी। ठीक, 300 नगर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ओके, आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अब फिरोज शाह तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भी बहुत सारे विभागों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से विभाग थे और उस विभाग का संबंध किससे था, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला अगर हम देखेंगे तो इसके जो महत्वपूर्ण कार्य थे, इसने खैराती अस्पताल का निर्माण किया था। ठीक है, खैराती अस्पताल का निर्माण मतलब ये कि वो फ्री में आप जा करके वहाँ पे इलाज करा सकते थे। तो इस प्रकार से इसका किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा इसका कार्य आप देखेंगे तो अनाथ स्त्रियों और विधवाओं के लिए जानते हैं इसने दीवान खैरात नामक एक विभाग का गठन किया था। जैसे जो विधवा स्त्रियां होती थी, जो अनाथ स्त्रियां होती थी, वहाँ पर उनका पूरा देखभाल किया जाता था उस विभाग में। और इस विभाग का फिर से
देख लीजिए क्या नाम था, दीवान एक खैरात। क्या नाम था, दीवान एक खैरात। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आप उसको वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो दीवान एक खैरात का संबंध किससे था, तो आप देखेंगे दीवान एक खैरात का संबंध था जो अनाथ स्त्रियाँ थीं, ठीक, जो विधवा महिलाएं थीं, तो उनके देखभाल से इसका संबंध था दीवान खैरात का, ठीक है। या फिर आप इसको दान विभाग बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको आप दान विभाग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका कैसा था, ये दान विभाग भी आप इसको कह सकते हैं, दान विभाग था, या फिर स्त्रियों की देखभाल के लिए इसको बनाया गया था। आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें और एक महत्वपूर्ण इसके द्वारा कार्य किया गया था, दासों के लिए इसने दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना किया था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखेंगे जो आपको सारे कुछ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दान विभाग स्थापना दीवान खैरात और दीवान बंदगान की स्थापना किसके लिए किया गया था, जो इसके समय पे जो दास होते थे, दासों के देखभाल के लिए दीवान बंदगान की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो इसने सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया था। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है कि किस शासक के द्वारा सैन्य पद को वंशानुगत बनाया गया था, वो कौन था, वो था आपका, आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी थी, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके द्वारा ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था कि जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, और इसकी आत्मकथा का क्या नाम था, फतुहात फिरोज शाही। क्या नाम था, फतुहात फिरोज शाही। तो इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे दिल्ली सल्तनत का, जो एक वंश है तुगलक वंश, जो भी शासक के बारे में आपने जाना, जो घटनाओं को आपने पढ़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ये जो क्लास था आज का, ये फिनिश हुआ, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो पसंद आ रही है आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, और जो हमारा अगला क्लास होगा वो तुगलक वंश के बाद जो आपका आएगा। इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत में दो वंश को और हम लोग पढ़ेंगे, एक आपका सैयद वंश है और लोदी वंश है। उसके बाद जब ये आपका जो भी वंश है, इनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं, घटनाएं हैं, जब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो लास्ट में आपको एक और इसमें क्लास देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, कौन से कैसे टैक्स लगाए जाते थे, तो उन सभी को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का क्लास हो जाएगा, और आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी हमारे वीडियोस आपको मिलेंगे आप कंप्लीट देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारी थियरी, सब कुछ पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे हम आगे मिलेंगे, ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज का जो हमारा क्लास आपको देखने के लिए धन्यवाद।